बच्चों एवं प्यारे मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा की उत्पत्ति। ठीक है, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं रक्षा सुरक्षा सब पढ़ चुके हैं, काफ़ी हद तक उसके बारे में जानकारी भी प्राप्त कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय सुरक्षा की उत्पत्ति। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा एक मान्यता है, हालांकि इसके बारे में बहुत कुछ हम पढ़ चुके हैं और प्रत्येक देश प्राप्त करने का प्रयत्न करता है राष्ट्रीय सुरक्षा को। राष्ट्रीय सुरक्षा की व्याख्या, विवेचना, चिंतन एवं उसकी समस्या आदि को चिंतकों ने केवल सैन्य शक्ति की दृष्टि से ही देखने का प्रयास किया है। शक्ति के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा पर चिंतन करने वाले विचारकों में से जो प्रमुख हैं E.H. कार और हम्स जे मॉर्गनथाउ, यही दोनों प्रमुख हैं। वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा की एक व्यापक अवधारणा है। एक राष्ट्र, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है मित्रों, राष्ट्र ही मानिएगा। एक राष्ट्र की संपूर्ण समृद्धि, राष्ट्र की संपूर्ण उत्तरजीविता को राष्ट्रीय सुरक्षा आपस में लपेटे हुए है। जैसे मित्रों, हमने आपसे कहा था कल कि राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा, राष्ट्रीय सुरक्षा इतना विस्तृत हो चुका है कि केवल युद्ध, लड़ाई, सेना, उससे सुरक्षा तक ही सीमित नहीं है, यानी लड़ाई से बचाव, सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है। तो इसमें देखा जाए तो समृद्धि और राष्ट्र की संपूर्ण उत्तरजीविता, यानी राष्ट्र की संपूर्ण जिम्मेदारी, एक राष्ट्र को सुरक्षित रखना है, राज्य को सुरक्षित रखना है, जिले को सुरक्षित रखना है, प्रदेश को सुरक्षित रखना है, तहसील को सुरक्षित रखना है, यहाँ तक कि व्यक्ति को भी सुरक्षित रखना है। तो राष्ट्र की संपूर्ण उत्तरजीविता को राष्ट्रीय सुरक्षा अपने आप में ही लपेट लिया है, जो कि पहले जो है केवल रक्षा को ही सुरक्षा माना जाता था। ठीक है, और प्रारंभ में सैनिक आक्रमण से बचाव को ही प्रायः राष्ट्रीय सुरक्षा मान लिया जाता था मित्रों, बस वही प्रिंट हुआ है, लिया जाता था। जबकि वर्तमान समय में सैनिक आक्रमण से बचाव को रक्षा के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में राष्ट्रीय सुरक्षा में राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा को जोड़ दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा, अर्थात राष्ट्रीय हित का मतलब हित माना होता भलाई, राष्ट्र का जिसमें भला होता रहे वही है राष्ट्रीय हित। और सभी भले होने वाले तत्वों, सभी राष्ट्र के भले के लिए या राष्ट्र के भलाई के लिए प्राप्त किए जाने वाले तत्वों को सुरक्षित रखना ही राष्ट्रीय सुरक्षा है। ठीक है, और यही राष्ट्रीय हित जो है वो भी अनिश्चित एवं परिवर्तनशील होते हैं, या निश्चित वो भी नहीं है। यानी आज हमारा हित क्या है, कल हमारा हित क्या होगा। बिल्कुल उसी तरह मित्रों, आज हम बीमार हैं तो हमारा हित है कि हमको दवा चाहिए, कल हम भूखे हो गए तो हमारा हित किसमें होगा, हमको भोजन चाहिए। कल हम ऐसे स्थान पे हैं जहाँ पर्यावरण खराब है तो हमको शुद्ध वातावरण, शुद्ध जल और शुद्ध जो है वातावरण चाहिए। तो कहने का मतलब वो खुद ही अनिश्चित है कि जो आज चाहिए हमको आज चाहिए, नहीं तो कल चाहिए। बाकी सामान्य सी चीज है कि जो इसीलिए मार्मिक हित कहा जाता है उसको, जो वास्तव में हर परिस्थिति में उसकी तो अनिवार्य, जैसे उसको कहते हैं अनिवार्य है, भोजन, कपड़ा, मकान अनिवार्य है। ठीक है, ये तो चाहिए ही चाहिए, इसके बगैर मनुष्य का कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। ठीक है, चलिए, इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को जानने के लिए सर्वप्रथम राष्ट्रीय हितों के बारे में जानना होगा। अतः हम कह सकते हैं कि एक राष्ट्र को सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए जिन चीजों की जिस समय आवश्यकता हो वह सभी तत्व राष्ट्रीय हितों की श्रेणी में आते हैं। उन्हीं की सुरक्षा करना, प्राप्त करना और बनाए रखना ही राष्ट्रीय सुरक्षा कहलाती है। इसके अंतर्गत राष्ट्र की संपूर्ण जरूरतों को भी शामिल कर लिया गया है। ठीक है मित्रों, इसमें ज्यादा हमको बोलने की जरूरत नहीं है, फिलहाल आप समझ गए होंगे कि एक राष्ट्र की जितनी जरूरतें हैं, चाहे आज की जरूरत हो चाहे कल की जरूरत हो, वो सब को जो है राष्ट्रीय सुरक्षा अपने आप में लपेटे हुए है। ठीक है, जब राष्ट्रीय हित को लपेट लिया और हित वो क्या बोलते हैं, परिवर्तनशील है, यानी आज कोई हमारा हित है कल कुछ होगा। ठीक है भाई, कल हमारा हित कुछ था आज कुछ है। ठीक, तो जरूरी नहीं है कि कल हम दोस्त रहे थे तो आज भी हम दोस्त ही रहें। कल जैसे कुछ लोग होते हैं निहायत स्वार्थी प्रवृत्ति के, आपसे अपना काम निकाले तुरंत आपको छोड़ दिए, दूसरे से काम पड़ा दूसरे से काम निकाल लिए। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह राष्ट्रीय हित भी होता है। निहायत स्वार्थपूर्ण जो है जरूरतें या जरूरतों को पूरा करना हित है, यानी जो अपने लिए जरूरत है वो चाहिए, बाकी उसको प्राप्त करने आए कैसे करना है, उसको हमको प्राप्त करने में किसका कितना नुकसान हो जाएगा इसको नहीं देखना है, केवल हमें जो चाहिए वो चाहिए, वही है हमारा हित। ठीक, चलिए
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक राष्ट्र की संपूर्ण जरूरतों को ही राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय बना लिया गया। इसके लिए सन 1943 में दी गई वाल्टर लिपमैन की राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने, मित्रों में प्रिंट हुआ है फिर से, उन्होंने कहा है कि एक राष्ट्र की सुरक्षा तभी समझी जा सकती है जब युद्ध के निवारण हेतु उसे अपने मार्मिक हितों की बलि नहीं देना पड़ता और जरूरत पड़ने पर अपने हितों को वह युद्ध के द्वारा भी बनाए रखने में समर्थ होता है। मित्रों, इसके बारे में हमने कल आपसे बताया था कि मार्मिक हित कौन से हैं? राष्ट्र के एकता, अखंडता और संप्रभुता। व्यक्ति का मार्मिक हित, मानी मार्मिक का मतलब होता है अनिवार्य हित, उसके बगैर जो है एक राष्ट्र की कल्पना हम नहीं कर सकते। तो मनुष्य की कल्पना हम किसके बगैर नहीं कर सकते? रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, तो इसको जो है मार्मिक हित या प्राथमिक हित कहा गया है। ठीक, रखने में समर्थ होता है। यहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा में हितों को पहले और युद्ध को केवल हितों की प्राप्ति एवं उन्हें बनाए रखने के साधन के रूप में प्रदर्शित किया गया था। हित महत्वपूर्ण है, हितों की प्राप्ति का साधन क्या है? अंतिम साधन युद्ध है। बाकी अपने हितों को बनाए रखने के लिए कौटिल्य ने भी बताया है, अगर किसी राष्ट्र से कोई जरूरत है तो 4 प्रकार से, साम, दाम, भेद, दंड, पहले समझा बुझा के मांगिए, समझा बुझा के नहीं प्राप्त होता है तो दाम देने का प्रयास कीजिए, भाई कीमत ले लीजिए, हमको चाहिए, हमारी बात मान लीजिए। कीमत नहीं दे देता है तो उससे दबावपूर्ण नीति अपनाइए, तोड़फोड़ के उसको कमजोर करिए, फिर उसके बाद जो है उसको तर्क द्वारा उसको धराशायी करिए। ठीक है, वो भेद होगी, भेद की नीति हो गई। और अगर उसमें जो है नहीं मानता तो अंत में क्या है? युद्ध। डायरेक्ट आप उससे मारकर छीन लो, आक्रमण करके पराजित करके अपनी इच्छा की पूर्ति करवा लो। ठीक है, चलिए, तो अंतिम विकल्प होता है। तो यहाँ पर युद्ध को उसे प्राप्त करने का साधन के रूप में प्रदर्शित किया गया है युद्ध को, जबकि शुरुआत से ही युद्ध में विजय और पराजय को ही सुरक्षा और असुरक्षा की संज्ञा दी जाती थी। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा के अंतर्गत केवल सैनिक आक्रमण को ही रखा जाता था, क्योंकि उस समय जो भी राष्ट्र पर खतरे मौजूद होते थे वो केवल सैनिक खतरे होते थे। ये खतरे इतने अधिक होते थे कि इनके सामने पर्यावरण, महामारी आदि अन्य खतरे भी दृष्टिगोचर नहीं होते थे। अब इसमें आप देख सकते हैं खतरे में, जैसे हमने आपको कल बताया था, थोड़ा सा वही चीजें हम आपको फिर से रिपीट कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा समझाएंगे नहीं, आप खुद समझदार हैं, पहले से ही कल से ही समझे हुए हैं। ठीक है, चलिए, ये खतरे इतने अधिक होते थे कि इनके सामने पर्यावरण, महामारी आदि अन्य खतरे दृष्टिगोचर ही नहीं होते थे। लोग महामारी से मर जाते थे, युद्धों में मारे जाते थे, युद्धों में खाद्यान्न और खेती नष्ट होती थी, युद्धों में एवं युद्धों के बाद होने वाले नरसंहार, खून खराबा आदि के कारण, फड़ी गली लाशों के कारण पर्यावरण प्रदूषित होता था। इसी पर्यावरण प्रदूषण के कारण महामारियां भी आती थी, इसीलिए अधिकांश खतरों का कारण युद्धों को ही माना जाता था। द्वितीय विश्व युद्ध में के बाद पूर्व के मुकाबले में ऐसा परिवर्तन आया कि राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा व्यापक होती चली गई, क्योंकि अब युद्ध ज्यादा नहीं होना शुरू हुए, युद्धों की संख्या कम हो गई। क्षेत्र में विकास ने जहां एक और मानव जीवन को सरल बनाया, वहीं अनेक प्रकार के खतरे भी उत्पन्न कर दिया। बढ़ते खतरे के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा व्यापक होती चली गई। भाई, जितने खतरे बढ़े और उतने ही हमारे सुरक्षा के क्या बोलते हैं, अरे उतने हमारे सुरक्षा के दायित्व तो बढ़े। भाई, अभी तक युद्ध से खतरा, युद्ध से बचाओ, पर्यावरण से खतरा, पर्यावरण से बचाओ, ग्लोबल वार्मिंग से खतरा, ग्लोबल वार्मिंग से बचाओ, बीमारी से खतरा, बीमारी से बचाओ, महामारी से खतरा, महामारी से बचाओ, प्रदूषण से खतरा, पर्यावरण से खतरा, सबसे बचाओ। तो यही चीज है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा जो है का व्यापक होता है। इतना ही नहीं, आत्मसम्मान को खतरा है तो आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए जिन चीजों की जरूरत है वो भी अपना हित है। ठीक है, चलिए, अब देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या क्या परिवर्तन हुआ और इससे राष्ट्रीय सुरक्षा के बढ़ते क्षेत्र कहां तक बढ़ गए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैज्ञानिक क्षेत्र में विकास और अनुसंधान के कारण निम्न प्रमुख परिवर्तन आया। ठीक है, कौन कौन से परिवर्तन आए हैं आगे हम लोग देख सकते हैं। और जो परिवर्तन आए हैं उसने सुरक्षा के क्षेत्र को विस्तृत कर दिया। पहला नंबर है सामूहिक विनाश के हथियारों के निर्माण। परमाणु बम, रासायनिक एवं जैविक हथियार, न्यूट्रॉन बम, हाइड्रोजन बम आदि विभिन्न प्रकार के प्रक्षेपास्त्र, लड़ाकू बम आदि इतने विनाशकारी हथियारों निर्मित हो गए तो इनसे भी मानव जाति की सुरक्षा पर खतरा बढ़ गया। पूर्व के मुकाबले युद्धों में कमी, मेडिकल की सफलता एवं मृत्यु दर में कमी,
फिर जनसंख्या में वृद्धि के कारण उत्पन्न खतरे, भाई जनसंख्या भी बढ़ गई, क्योंकि जो अभी पहले महामारी नरसंहार लड़ाई में मर जाते थे, अब सबके सब जिंदे बचे हुए हैं भाई। सेनाओं की जरूरत ही नहीं है। पहले है एक राष्ट्र आक्रमण करते थे, सेनाएं पूरी नष्ट हो जाती थी, जरूरत पड़ती थी हर युद्ध में हजारों सैनिक 20,000 25,000 मारे जाते थे, एक एक राज्य में 20-20 हजार की भर्ती भी हो जाती थी। आज के समय में युद्ध ही नहीं हो रहे हैं। अब फिर युद्ध के बाद के खतरे को आप बात छोड़ दीजिए, युद्ध के बाद जब युद्ध समाप्त हो जाता था तो जब वहां पर विजेता जाकर वहां पर जो नरसंहार करता था वो अलग बात है, ठीक है। नरसंहार करता था, महिलाओं के साथ अत्याचार करता था, कुछ महिलाएं आत्मसम्मान में आत्मग्लानि में ही आत्महत्या कर लेती थी जीवित होते हुए भी। तो कहने का मतलब वही चीज है कि उस समय हत्याएं, मारपीट, खून खराबा ज्यादा हुआ करता था। तो मेडिकल की सफलता हो गई, युद्धों में कमी हो गई, संयुक्त राष्ट्र संघ सामने आ गया, उसने भाई बहुत सारी चीजों में उसने अवैध कार्यों को उसने जो है रोका भी है, रोक रखा है, युद्धों में कमी हुई और आने जाने के लिए सड़कों का निर्माण कर लिया गया, हवाई जहाज, ट्रेन यात्राएं सब कुछ जो है सफल होने लगी, ठीक है। तब सेनाओं को पैदल नहीं जाना है कि खेतों से घोड़ों को दौड़ा दीजिए, खेती किसकी है, जाए खेत वाला मरे या जियो, से कोई मतलब नहीं होता था, ये दूसरी चीज है। फिलहाल यहाँ पर आ जाते हैं हम। जनसंख्या में वृद्धि के कारण जो तो सुरक्षा हेतु उत्पन्न खतरे हैं वो इस प्रकार हैं। खाद्यान्न सुरक्षा, पर्यावरण में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होने लगा, जनसंख्या ज्यादा है तो हम लोग आप देख ही रहे हैं, हम लोग जो है ऑक्सीजन लेते हैं वातावरण से और उसी वातावरण में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल भी देते हैं, ठीक है। तो जितनी ज्यादा जो है जनता होगी उतना ही ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, ठीक। आवास के लिए जंगलों की कटाई भी हो गई, जो कि पेड़ पौधों के रहते हुए ऑक्सीजन की कमी नहीं होती थी। जनसंख्या बढ़ी तो जनसंख्या में लोगों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हुआ, ऐसी जनसंख्या को बफाने के लिए जंगलों की कटाई भी शुरू हो गई, यानी पर्यावरण के लिए डबल खतरा। अधिक उत्पाद के लिए कीटनाशक दवाओं, भाई भोजन के लिए खतरा हो गया, अधिक जनसंख्या बढ़ी तो उसके लिए कीटनाशक दवाओं, खाद्यान्न, उर्वरकों, खादों का प्रयोग किया गया, रासायनिक खादों का प्रयोग किया गया। अब रासायनिक खादों का अगर मिट्टी में मिला दिया गया तो उससे उत्पन्न होने वाली चीज वैसे भी प्रदूषित और विषैली हो गई, और वही चीज हम लोग खा रहे हैं, वही तो विषैली हुआ ही, सब्जियां पैदा हुई, सब्जियां विषैली हो गई। और वहां पर जो दवाओं का छिड़काव करते रहे, कीटनाशक जिससे जो है जीवों को नष्ट किया जाए मित्रों, वो भी जहर ही होता है। भाई हल्का जहर में छोटा जीव है नष्ट हो गया, लेकिन वही हल्का डोज हम लोग अपने शरीर और भोजन में ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमें भी धीरे धीरे मार तो रहा है ना, हम लोगों को भी, ठीक है। चलिए, स्वास्थ्य के लिए अधिक उत्पाद के लिए कीटनाशक दवाओं, उर्वरक खादों के प्रयोग से उत्पन्न खाद्यान्न स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक। भाई कुछ जहर, कुछ खादों का असर वहां गया, अन्न में जो हम खा रहे हैं जो पैदा हुआ वहां से, कुछ जो है उसने ऑक्सीजन से क्रिया करके दूसरी गैस बना दी नुकसानदायक, उससे भी पर्यावरण प्रदूषित होने लगा। कीटनाशक दवाओं से भाई कीड़े तो मर गए, हमारे लिए खेती हमारी सुरक्षित हो गई मित्रों, लेकिन जिन जहर को उन्होंने पिया है वही जहर हम लोग अपनी खेती से उपजे हुए अन्न के माध्यम से हम लोग भी उसको खा रहे हैं। भाई ये कीटाणु वो तो जहर पीकर मर गया, हम लोग हल्का हल्का खा रहे हैं, हम लोग मर तो नहीं रहे हैं, लेकिन जो है हम लोगों की उम्र तो कम हो रही है। आगे है ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों पर खतरा। तेल, कोयला, गैस, यही सब ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत थे, लेकिन ये कब तक चलेंगे, क्योंकि हम लोगों को तो अभी बहुत दिन तक चलना है, ठीक है। तो ये देखा गया कि ये कब तक चलेंगे, ये खत्म हो जाए इसके पहले ही ऊर्जा के अन्य स्रोतों की भी तलाश शुरू कर देनी चाहिए, और शुरू कर भी दिया गया है। फिलहाल आप लोग देख रहे होंगे सौर पैनल वगैरह ये सब लगाए जा रहे हैं घरों के ऊपर, बहुत लोग, उससे बिजली भी बन रही है। आगे अब जल, क्या बोलते हैं, जल को भी और पवन ऊर्जा को भी, जल ऊर्जा को यानी जल में जो बांध वगैरह बनाकर उससे जो है बिजली पैदा करना, पवन ऊर्जा ऊपर हवाओं से जो है ऊर्जा पैदा किया जा रहा है, ठीक। आके भोजन बनाने के लिए जो गैस सिलेंडर वगैरह है ये भी बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है, जब समाप्त हो जाए तब समाप्त हो जाए, तो इसके लिए भी गोबर गैस वगैरह अगर चलाया जाए तो हो सकता है उससे भी वातावरण प्रदूषण कम रहे। तो चलिए आगे देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग की समस्या। जंगलों की कटाई एवं प्रदूषण के कारण ओजोन गैस की परत का कमजोर होना, जिससे धरती पर गर्मी का अधिक बढ़ जाना, यही है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग तो इसमें आपको हम कई बार समझाएंगे, क्योंकि अभी कई बार आएगा ये ग्लोबल वार्मिंग मित्रों, वही है ऊपर एक ओजोन मंडल है वातावरण में, ओजोन मंडल में एक ओजोन गैस भरी हुई है,
तो उस ओजोन गैस के कारण जो सूर्य की जो नुकसानदायक किरणें, पराबैंगनी किरणें या और भी अल्ट्रावायलेट क्या बोलते हैं, नुकसानदायक किरणें जो उससे छन कर आती हैं, वो वहीं पर वापस लौट जाती थी। लेकिन अब वो सारी किरणें सूर्य भगवान और सूर्य की गर्मी को, चूंकि ओजोन परत पतला हो गया है पतला और कमजोर हो गया है, तो ओजोन परत अब उसको नहीं रोक पाता या बहुत कम रोक पा रहा है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग यानी धरती पर तापमान बढ़ गया है, गर्मी बढ़ गई है। ठीक, आगे देखते हैं औद्योगिकरण से उत्पन्न पर्यावरण के खतरे। औद्योगिकरण के कारण चिमनियों से निकलने वाला धुआं वातावरण को एवं उसके बहुते बढ़ते अवशेष नदियों में आकर जल प्रदूषण को बढ़ाते हैं। मित्रों, इसमें कुछ समझाना नहीं है, क्योंकि अगर औद्योगिकरण है, उद्योग है, फैक्ट्रियां हैं, कारखाने हैं, तो वहां से तो धुआं निकलेगा ही। धुआं वातावरण को प्रदूषित कर रहा है, और धुआं, और इतना ही नहीं, अंदर जिस चीज की फैक्ट्री है वहां से जो निकलने वाला जल है वो जाकर नदियों में पहुंच रहा है, नदियों का जल गंदा हो रहा है, और उसी को हम लोग पी रहे हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार नदियों में पहुंचकर जल को तो गंदा कर ही रहा है, जल के साथ साथ वातावरण को भी प्रदूषित कर रहा है। चलिए, मोटर गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से पर्याप्त पर्यावरण को खतरा। धुएं में जो है फीफे की मात्रा पाई जाती है, वो भी पर्यावरण के लिए ज़्यादा खतरा है, क्योंकि जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतना ज़्यादा जो है पर्यावरण, उतना ज़्यादा गाड़ियाँ निकलेंगी, उतना ज़्यादा गाड़ियाँ चलेंगी, उतना ज़्यादा तेल खत्म होगा, कोयला खत्म होगा, उतना ज़्यादा जो है मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन भी करेगा, तो उतना ही ज़्यादा वो ऊर्जा के स्रोत भी खत्म होंगे और प्रदूषण भी फैलेगा। साइबर खतरा। वर्तमान समय की कंप्यूटर भी एक हथियार के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, जिसे साइबर खतरे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कंप्यूटर द्वारा कंप्यूटरों पर हमला, साइबर उपकरणों द्वारा साइबर उपकरणों पर हमला। ठीक है, ये बहुत लंबे प्रोसेस है, इसके लिए अलग चैप्टर है, इसमें आगे हम आपको समझाएंगे। हालांकि इसके लिए अलग चैप्टर हम पहले ही फर्स्ट सेमेस्टर में हम आपको पढ़ा चुके हैं। वैज्ञानिक उपकरणों के परीक्षण में लगातार पर्यावरण का प्रदूषण होना। ओजोन मंडल का क्षरण। भाई, प्रदूषण में लगातार मिसाइलों का उड़ना, लगातार जो है क्या बोलते हैं, ओजोन मंडल में उपग्रहों का आना जाना, ओजोन मंडल से ही इन विमानों का आना जाना, तो ये सब चीज़ें लगातार चलने से जब वहाँ पर वहीं जाकर प्रदूषण फैलेगा, वहीं जाकर जब गैसें निकलेंगी, तो ऑटोमेटिक ओजोन परत पतली होती चली जाएगी, या समाप्त भी हो जाएगी, या कभी कभी वो टूट भी जाएगी। ठीक है, चलिए, बेरोजगारी की समस्या। बढ़ता जनसंख्या के कारण बेरोजगारी भी एक खतरा बनकर सामने आया है। आतंकवाद की समस्या। वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व में व्याप्त खतरा है, यानी कण कण में भगवान रहते हैं, लेकिन भगवान के बाद अगर कोई दूसरा कण कण में व्याप्त है तो वो है फाइबर या इंटरनेट। तीसरे नंबर पर जो आता है वो है आतंकवाद। अब तीसरे नंबर के पहले अगर कोई आ जाएगा तो स्थान ले लेगा, लेकिन अभी तक जो है पहले नंबर पर भगवान कण कण में व्याप्त हैं, दूसरे नंबर पर इंटरनेट व्याप्त होता जा रहा है, और उसके बाद आतंकवाद का नंबर आता है, क्योंकि संपूर्ण विश्व ही आतंकवाद से त्रस्त है। वर्तमान समय में उपरोक्त सुरक्षा समस्याएं संपूर्ण विश्व के लिए, इसके अतिरिक्त प्रत्येक संपूर्ण विश्व के लिए हैं, इसके अतिरिक्त प्रत्येक राष्ट्र की अपनी आंतरिक सुरक्षा समस्याएं अलग अलग हैं, या ऐसी समस्याएं भी हो सकती हैं जैसे उग्रवाद की समस्या हो सकती है, अलगाववाद की समस्या हो सकती है, नक्सलवाद की समस्या हो सकती है, घुसपैठ, शरणार्थी समस्या, नशीली दवाओं की तस्करी, नकली या जाली मुद्रा का प्रचलन, हथियारों की तस्करी, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, अवैध व्यापार आदि। जैसे उग्रवाद की समस्या है, ये सब आंतरिक सुरक्षा हो गई। अलगाववाद, राष्ट्र का एक नाराज वर्ग जो अपने लिए अलग राष्ट्र की मांग करता है वो अलगाववादी हो गया। नक्सलवाद, खास करके नक्सली किसानों की लड़ाई कहते हैं हम लोग लड़ रहे हैं, अर्थात किसानों की मांगों को लेकर ये जो है सरकार से लड़ रहे हैं। घुसपैठ की समस्या, सीमाओं पर घुसपैठ हो रही है, आतंकवादी कोई बन के आ रहा है तो कोई घुसपैठ होकर के कब्जा कर रहा है। घुसपैठ केवल कब्जे तक ही सीमित नहीं है, घुसपैठ करके जाली नोटों का प्रचलन करके, तस्करी करके वो कार्य होता रहा है, उसे हम घुसपैठ भी कहते हैं। शरणार्थी समस्या, शरणार्थी जो आकर यहाँ बस गए वो हमारे शरणार्थी हो गए, हमारे राष्ट्र पर बढ़ती जनसंख्या में और एक अधिक एक्स्ट्रा भार बढ़ गया। अब शरणार्थी समस्या जो है ज़्यादातर हमारे बांग्लादेशियों की है, क्योंकि जब वहाँ पर मारकाट मची हुई थी 1971 के दौरान, तो उस समय जितने भी भारत, चूंकि तीन तरफ से बांग्लादेश को लपेटे हुए है, बांग्लादेश तीन तरफ से भारत से घिरा हुआ है, केवल जो है दक्षिण की तरफ हिंद महासागर यानी बंगाल की खाड़ी है उसकी सीमा रेखा, नहीं तो तीन तरफ पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण भारत के ही राज्य उसको घेरे हुए हैं। तो बांग्लादेश में जब मारकाट मची थी उस समय चारों तरफ भर कर अपने भारतीय क्षेत्रों में घुसकर बैठ गए हैं बांग्लादेशी। ठीक,
तो है शरणार्थी समस्या। नशीली दवाओं की तस्करी, ड्रग सप्लाई, इन सब जो कि नशीली दवाएं हैं, लोग इसके शिकार होते जा रहे हैं, भी सुरक्षा के लिए एक खतरा है। हथियारों की तस्करी, बाहर से घुसपैठ करके हथियारों की सप्लाई दे रहे हैं, हथियारों का अवैध कारोबार चल रहा है। हमारे यहाँ के अलगाववादी, उग्रवादी और ये सब जो है नक्सली, ये सब बाहर से हथियारों को मंगा रहे हैं, चोरी छुपे बॉर्डर पे क्रॉसिंग हो रही है, हथियारों की तस्करी हो रही है, कालाबाजारी कहते हैं हम लोग, भ्रष्टाचार एवं घूसखोरी। मित्रों, भ्रष्टाचार तो जम जम के व्याप्त है हमारे भारत जैसे देश में, बिना घूस के कोई नौकरी ही नहीं है, कुछ को छोड़कर। तो भ्रष्टाचार एवं घूसनोशी ये तो आम बात है। अवैध व्यापार, भाई बिना चुंगी, बिना नियम के अतिरिक्त, नियम से हट के अगर आप व्यापार करेंगे तो अवैध ही माना जाएगा। ठीक है मित्रों, तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। आगे हम लोग कल फिर एक बार राष्ट्रीय सुरक्षा का परिचय और उदाहरणात्मक ढांचा करेंगे। इसमें मित्रों हम देखेंगे कि इस चैप्टर में आपको राष्ट्रीय सुरक्षा शब्द जो है इतना चूंकि व्यापक है, इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा को कई स्तर पे उसी में घुमाया फिराया गया है, और उसी को हम आपको कई बार घुमा फिरा के एक ही चीज हमको समझाना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए तब तक पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।